कोई भी जा रहा है, एक कॉमन मैन, उसने कोई हादसा देखा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या समझते हैं, उसको क्या करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर तो आप में कोई ऐसी काबिलियत है कि आप जो इंजर हुआ है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई मदद कर सकते हैं, फिर तो आप रुकें जी। वरना आप उसके लिए दुआ करते हुए आगे गुजर जाए। इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब एक एक्सीडेंट के नतीजे में? इंजरीज बाज़ औक़ात ऐसी सीवियर होती हैं कि आप उसको देखते हैं और आपको तरस भी आता है, लेकिन आप हेल्पलेस भी होते हैं। उसमें एक तो स्पाइनल इंजरी हम उसको कहते हैं, कमर पे चोट लगी और वो चाहे गर्दन में है, चाहे धड़ के ऊपर है और चाहे पीछे कमर पे है, तो वो हराम मगज़ जो है वो डैमेज होता है। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरा ख्याल में वालिदैन की तो जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है, और उसमें यही है कि आजकल जो हम वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं दे रहे कुछ सोशल मीडिया की वजह से, तो उसमें वालिदैन जो है बच्चों को साथ बिठाएं और उनकी किरदार साजी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल राना, और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल राना। आज हमारे दरमियान ब्रिगेडियर इरफान ज़फ़र हैदर, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं। तो आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की, ना सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि आपने फ़र्स्ट पोजीशन भी माशाल्लाह से हासिल की, और उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने आपको गोल्ड मेडल से नवाजा। आपने आर्मी मेडिकल कोर को एज ए कैप्टन ज्वाइन किया और अपनी सर्विसेज सरंजाम दी। बाद अज़ां वाना ऑपरेशन में जो आपने खिदमात सरंजाम दी, उसके एजाज़ में आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। आपने चीफ सर्जन की हैसियत से मुख्तलिफ स्टेशंस पर अपने फ़राइज़ सरंजाम दिए, और इस ऑनर में आपको 23 मार्च 2019 को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया, और ये एजाज़ आपने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के हाथ से हासिल किया। ब्रिगेडियर साहब आजकल सियालकोट मेडिकल कॉलेज और इमरान अदरीस टीचिंग हॉस्पिटल के साथ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के तौर पे अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तख़ीर किए बगैर हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट भी किया और इतना आपने तारुफ करा दिया कि जिसके लायक शायद मैं नहीं था, लेकिन बहरहाल नाइस ऑफ यू, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम करने के बाद अब मैं हाज़िर हूँ सियालकोट में और लोगों की खिदमत के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाजरीन, आज मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने देखा कि 9,701 तकरीबन 10,000 के करीब 2021 में एक्सीडेंट हुए, और ये जो मैं स्टैट आपको बता रहा हूँ ये नवंबर की हैं, मतलब 9 मंथ के अंदर तकरीबन 10,000 जो है ना एक्सीडेंट हुए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पाकिस्तान के अंदर। उनमें से 5,436 लोगों की डेथ हुई और 12,317 लोग इंजर्ड हुए। अब वो जो इंजर्ड हुए हैं उनके अंदर कुछ लोग जो है ना डिसेबल भी हुए होंगे, बहुत सारों को जो है ना हेड इंजरी हुई होगी और माजूर भी हुए होंगे। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने आज ब्रिगेडियर साहब से इस टॉपिक पे बात करनी है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की एक्चुअल में रीज़न्स क्या होती हैं और शरह क्या है इसकी, और इसके नतीजे में शरह अमवात क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए किया क्या है, और आगे इनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे सवालात इकट्ठे कर दिए हैं। डॉक्टर साहब से चलते हैं और किसी एक सवाल का जो है ना हम शुरू करते हैं। सर बताइएगा कि क्या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत अहम सवालात हैं और इनमें से एक एक सवाल की बड़ी अहमियत है, और उसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि ये एक्सीडेंट जो सारी स्टैटिस्टिक्स और आदाद शुमार आपने बताए हैं, इसके बारे में हादसा जो है ना एकदम नहीं होता।
और वो जो एक शायर ने कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा पल के पल नहीं होता। बहुत खूब आपने। और ये जो बात है हादसात क्यों होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें मुआशरा भी शामिल है, उसमें हमारी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन भी शामिल है, एजुकेशन सिस्टम भी शामिल है, बिल्कुल उसमें हमारे वालिदैन की तरबियत भी शामिल है, और उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक आगाही का प्रोग्राम, जैसे आपने माशाल्लाह ये चैनल भी शुरू किया और ये प्रोग्राम आप करते हैं, तो ये सारी आगाही मुहिम है। बिल्कुल और इसी तरह हमें इस बारे में भी आगाही मुहिम की बहुत ज़रूरत है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि मैं सियालकोट कैंट में रहता हूँ, तो कैंट से जब मुझे अपने कॉलेज की तरफ आना पड़ता है तो मैं शहर से गुजर के आता हूँ और वापसी पे फिर मैं छावनी में जाता हूँ। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्होंने हेलमेट रखा होता है, बहुत बुरा हाल है, और साइड पे लगाया होता है। जैसे वो बैरियर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे हेलमेट के बगैर एंट्री की इजाज़त नहीं है, तो वो एकदम जो है हेलमेट सर पे रखते हैं और बैरियर से गुजर जाते हैं। आपको अगर 100 मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं ना, तो एक भी हेलमेट के बगैर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो बैरियर क्रॉस करेंगे उसके बाद फिर वो सर से हेलमेट उतारेंगे, साइड पे लगा देंगे। अब हमने, शायद इसमें हमारा भी कसूर है, हमने उनको ये अवेयरनेस नहीं दी कि एक हेलमेट किस लिए है, और जब रखा ही हुआ है और अब आप मजबूरन सर पे रख रहे हो तो फिर इसको दोबारा उतारने की क्या जरूरत? हेलमेट सिर्फ छावनी क्रॉस करने के लिए तो नहीं है कि आप वो चौकी क्रॉस करें और उसके बाद फिर से उतार दें। एग्जैक्टली। तो अगर हम सारे ये पहने, अब जैसे आपने आदाद शुमार की बात की, तो मैं भी कुछ आदाद शुमार देख रहा था कि 60 to 70%, 60 से 70% जो एक्सीडेंट हैं उनमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। या तो मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, या मोटरसाइकिल किसी ट्रॉलर के साथ टकरा गया, किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, या मोटरसाइकिल को बचाते हुए कोई गाड़ी जो है दरख्त में जा लगी, नीचे गिर गई, या आपस में कहीं टकरा गई, तो मोटरसाइकिल हर जगह इन्वॉल्व है जी। और मोटरसाइकिल क्योंकि एक एक्सपोज सवारी है जी, और उसमें जो भी होता है वो अमूमन गिरता ज़रूर है। अब उसमें अगर बच्चे भी बैठे हुए हैं, खातून भी कोई बैठी हुई है, सामान भी रखा हुआ है, तो उसका जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो गाड़ी है या ट्रक वाला है या ट्रॉलर वाला है। तो इस लिहाज से मोटरसाइकिल के बारे में ख़ास तौर पे ये मैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि जो हमने अपनी आंखों से केसेस देखे। जी ठीक है। तो अच्छा, मैंने भी नोट किया ख़ास तौर पे, जब अगर मैं बात करूँ ना साउथ पंजाब की, वहाँ पे तो मोटरसाइकिल जो होते हैं ना, वो एक रोज़गार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें 3-3 लोगों को बिठा के उनको छोड़ के आते हैं फिर उनसे, और वो देखें बाइक जो है वो 2 लोगों के लिए है, उस पर 3 लोग बैठे हैं और एक आगे भी बैठा होता है बाज़ दफ़ा, तो उसको तो वो हैंडल जो है वो घुमाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो फिर स्पीड से जा रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन जो देहात की हैं उनका दुपट्टा वगैरह टायर में उसमें फंस के और वो गिर जाती हैं, और एट द स्पॉट कई लोगों की जो है ना वो डेथ भी मैंने होते देखी है। तो इसकी और मतलब रीजंस क्या हैं सर, कि एक तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरा तो यही ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा वही अवेयरनेस वाली बात आ जाती है कि अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक उम्र जो है वो मुकर्रर है कि उससे कम उम्र पे आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते जी। और इसी तरह उसके लिए एक लाइसेंस ज़रूरी है जो आपको 18 साल से कम उम्र में नहीं मिलता जी। और उसके अलावा फिर कवानीन हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो अब ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया जा रहा। अब ये किस किस लेवल पे क्या क्या और किस किस का कसूर है, अब इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत भी है और उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत भी है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि घर में बच्चों को बाज़ का ये होता है 12-14 साल का बच्चा है या उससे कम भी उम्र है, अभी पाँव भी जो है ना उसके नीचे नहीं लगते मोटरसाइकिल पे, और उसको बहन को लेके जाना है या वालदा को लेके जाना है या किसी को लेके जाना है तो वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर वो अभी वो रिफ्लेक्सेस नहीं बने होते कि जिससे वो ट्रैफिक की जो बारीकियां हैं वो समझ सके और अगला जो आने वाला है उसका रिएक्शन भी समझ सके जी।
तो वो अमूमन जो कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन गलत होती है और वो कहीं ना कहीं जाके आगे हादसे का शिकार हो जाता है। कैलकुलेशन ये है कि अगर वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है तो इस साइड से जो गाड़ी आ रही है उसके माइंड में ये होता है कि वो गाड़ी जो है ना उसके आने से पहले मैं क्रॉस कर लूंगा, बिल्कुल ऐसे, और वो जो है ना क्रॉस करता है तो उसको क्योंकि सही अंदाजा नहीं हो पाता, बिल्कुल, तो वो एक्सीडेंट वो रोड सेंस नहीं होती जी। और इसीलिए ये उम्र रखी गई कि रोड सेंस जो है इस उम्र में डेवलप होती है। तो एक तो इस चीज़ को फॉलो करना। अब ये मुझे छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा डॉक्टर साहब, हम जब पढ़ा करते थे एफएससी में और मैट्रिक में तो एक मजमून होता था जिसको उर्दू में शहरियत कहते थे और इंग्लिश में सिविक्स कहते थे। जी जी। एक सिविक सेंस थी कि आप में मुआशरे में रहना कैसे, और उसमें आपको बताया जाता था कि जी आपका ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसको कैसे क्रॉस करना है, खड़े कहाँ पे होना है, रेड लाइट का कैसे ऑनर करना है। इसी तरह कोई अगर माजूर है या कोई नाबीना है या कोई लाठी पकड़ के आ रहा है तो उसको आप सड़क पार कराएं। अभी आप देखें कि वो मजमून भी ख़त्म हो गए हमारे सब्जेक्ट में से, और वो अवेयरनेस भी ख़त्म हो गई। माँ बाप ने शायद वो ट्रेनिंग भी ख़त्म कर दी, बिल्कुल ऐसा, और हमारे स्कूलों में भी ये नहीं पढ़ाया जा रहा। टाइम कम है सर माँ बाप के पास भी, टाइम कम। तो उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना और इन हादसा से बचने के लिए सबसे पहले तो प्रिवेंशन है कि हादसा हो ही ना जी। और अगर फिर हादसा हो गया है तो फिर उसके बाद इलाज तो उसके बाद शुरू होता है। जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि सपोज मतलब हम कोई भी जा रहा है, एक कॉमन मैन, उसने कोई हादसा देखा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्या समझते हैं, उसको क्या करना चाहिए वहाँ पे? ये बड़ी अहम बात की आपने। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी सड़क पे कोई हादसा होता है तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं कि देखें कि क्या हुआ है। हुआ क्या है? मतलब जिसको आप तमाशबीन कह सकते हैं, स्पेक्टेटर कह सकते हैं, तमाशाई कह सकते हैं। तो अगर तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर तो आप में कोई ऐसी काबिलियत है कि आप जो इंजर हुआ है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई मदद कर सकते हैं, फिर तो आप रुकें, वरना आप उसके लिए दुआ करते हुए आगे गुजर जाएं और ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें। और जो कुछ कर सकते हैं, कोई डॉक्टर है या कोई वैसे ही आम आदमी है जिसके अंदर ये जज्बा भी मौजूद है और थोड़ी सी ट्रेनिंग भी है, तो उसको फिर सबसे पहले जो है वहाँ जाके जो फर्स्ट एड है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जो कि तकरीबन हर बंदे को पता होती है, और अगर नहीं पता तो उसके हमारे केडर्स भी होने चाहिए, कोर्सेज भी होने चाहिए, उसको हमें आगाही हासिल करनी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अभी फर्स्ट एड की बात की, आपने ये भी कहा कि हर बंदे को पता होना चाहिए, तो अगर हम कुछ बता सकते हैं फर्स्ट एड एक्चुअली हम वहाँ पे क्या दे सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। उसमें डॉक्टर साहब जो बेसिक चीज़ है ना, इसको तो हम आम अल्फाज में ABC कहते हैं, ठीक है, और ABC के बगैर तो आप आगे पहुँच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ABC से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप XYZ पे जाएंगे। तो ABC जो है वो ट्रॉमा की, एक्सीडेंट की और सीन ऑफ एक्सीडेंट की ये है कि सबसे पहले जो है आप कोई भी इंजरी वाला है और उसका आप ए से मुराद ये है एयरवे। एयरवे से ये है कि जितने भी हमारे पैसेजेस हैं, नाक है और मुंह है और गला है, इसमें अगर कोई चीज़ फंसेगी, चाहे वो ब्लड है, चाहे कोई दांत टूट के अंदर गिर गया है, चाहे कोई उसके अंदर कोई पत्थर चला गया है, बजरी चली गई है, मिट्टी चली गई है, खून चला गया है, उसको आप साफ़ करें। और बड़ा सिंपल तरीका है कि उसको आप मुंह खोलें थोड़ा और उसको अंदर से साफ़ कर दें। अच्छा, ठीक है ना, एयरवे सबसे पहले। और उसमें ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें कि पीछे गर्दन जो है उसको आप सपोर्ट करें। ठीक है, गर्दन की सपोर्ट का तरीका ये है कि आप एक हाथ नीचे रख लें, दूसरे हाथ से आप साफ कर दें, या अगर दो लोग हैं तो एक गर्दन को सपोर्ट करें, ताकि अगर कोई चोट आई हुई है गर्दन में तो उसको जो हेमीप्लीजिया या पैराप्लीजिया या फालिज हम जिसको कहते हैं वो उसमें मुब्तला ना हो। ठीक है, और उसको साफ करके उसके बाद दूसरी चीज़ है ब्रीदिंग, कि अगर ब्रीदिंग जो है अगर तो उसमें उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसको चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है, उसको हार्ट का ट्रॉमा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि अगर अंदर एयर जमा हो रही है तो उसके अंदर कोई नीडल अगर है तो नीडल डाल के तो वो एयर निकाल दे, ये भी लाइफ सेविंग। फेफड़ों में से हवा फेफड़ों में भर जाती है। इसी तरह जो हार्ट की झिल्ली है उसमें खून भर जाता है, अच्छा, वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है, कम अज़ कम फेफड़ों की हवा जो है वो निकाली जा सकती है। ठीक है। तीसरी चीज़ है सी सर्कुलेशन, यानी कि जहाँ पे कोई कट आ गया है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप कम से कम कोई चीज़ बांध के अपना बनियान उतार लें। आपने टाई पहनी हुई है, टाई उतारें, उसके ऊपर बांध दें, अपनी कमीज़ उतार के बांध दें, कोई भी कपड़ा जो आपके पास अवेलेबल है, मफलर है आपके पास,
वो बांध दें ताकि उसका जो है वो ब्लीडिंग जो है ना होती रहे और ब्लीडिंग से उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। और चौथी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, वो ये है कि उसका जो अगर कोई हड्डी टूटी हुई है तो उस हड्डी को सपोर्ट करे। वो बहुत पेनफुल होती है और पेन के साथ साथ उसको अस्पताल में पहुंचने से पहले पहले कोई और ब्लड वेसल या कोई उसकी खून की नाली भी डैमेज हो सकती है उस हड्डी की वजह से। हड्डी की वजह से उसका आप ये है कि अगर टांग की कोई हड्डी है तो आप दोनों टांगों को बांध दें आपस में, तो उसको स्प्लिंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। वरना कोई लाठी है, कोई शाख है, कोई दरख्त की शाख है, वो आप बांध दें, बस उसको कपड़े से बांधना है और उसके बाद हॉस्पिटल फिक्स कर दें ताकि वो हिले ना। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई। और हम फर्स्ट एड के अंदर क्या कर सकते हैं अगर कोई हादसा वगैरह हो गया है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वहाँ पे, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि हम जाके उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और इवन जो बंदा काम करने वाला है वहाँ पे, कोई डॉक्टर है या कोई टेक्निकल या कोई नर्स या कोई डिस्पेंसर जो वहाँ पे काम कर सकता है, हम जो है ना उसके सामने भी रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, किसी की इनसे जान बच सकती है। तो अगर हमने एक जान बचा ली तो समझे पूरी इंसानियत की जान जो है ना बचा ली। तो डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाते हैं। इंजरीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब एक एक्सीडेंट के नतीजे में, या कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सी पॉसिबल इंजरीज़ हैं और उनका फिर कैसे उनको हमने मतलब फर्दर लेके चलना है? और डॉक्टर साहब, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि इस पर बहुत दफ़ा मैं बात करता भी हूँ। और इंजरीज़ बाज़ औक़ात ऐसी सीवियर होती हैं कि आप उसको देखते हैं और आपको तरस भी आता है, लेकिन आप हेल्पलेस भी होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स हैं, पहली बात तो ये है कि इसमें नौजवान इन्वॉल्व होते हैं जी। और वो माँ जो ख्वाब देख रही होती है कि अब मेरा बच्चा जो है वह जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब ये कुछ कमा के लाएगा, कुछ मेरी हेल्प करेगा, कोई मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो वो माँ बेचारी जो है ना दोबारा से उसी बच्चे की परवरिश शुरू कर देती। वो जो एक शायर ने कहा है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो वो माँ जो इतना ख्याल करने वाली है और इसने इस तरह से पाला कि वो आपको, अगर मुझे डर लगता था छोटे होते हुए, तो वो सारी सारी रात जागती थी और वो इस भरोसे पे कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है। और जब वो घर पहुंचता है तो दो इंजरीज़ ऐसी हैं, आपने इंजरीज़ का पूछा, कि वो इंजरीज़ ऐसी हैं कि वो माँ जो है बेचारी फिर खिदमत पे लग जाती है। और उसमें एक तो स्पाइनल इंजरी हम उसको कहते हैं, कमर पे चोट लगी और वो चाहे गर्दन में है, चाहे धड़ के ऊपर है और चाहे पीछे कमर पे है, तो वो हराम मगज़ जो है वो डैमेज होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, और उससे फालिज। अब वो बच्चा बेचारा जो है 14-15 साल का, वो घर पहुंचा है और ना वो उसके हाथ हिलते हैं और ना उसके पाँव हिलते हैं। अब वो ना तो अपना पेशाब, छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब कर सकता है, ना वो खाना खा सकता है। और उस माँ की क्या हालत होगी। या फिर दूसरी इंजरी जो होती है वो होती है हेड इंजरी। अब हेलमेट पहनने से, जो हम पहले बात कर रहे थे, कम से कम हेड इंजरी से आप बच सकते हैं और इसीलिए हेलमेट का कहा जाता है। लेकिन वो हेड इंजरी जो है वो कई दफ़ा, बहुत सारे केसेस में तो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हमने खुद अपनी ज़िंदगी में कई लोग देखे, कई नौजवान देखे कि जो आए हैं और उनका मगज़ जो है वो बाहर निकला हुआ है और सर की हड्डी टूटी हुई है और देख के भी डर लगता है। लेकिन यह है कि इलाज तो करते हैं, उसके बाद उसका जो भी इफ़ेक्ट रह जाता है वो फिर घर वाले भुगतते हैं और मुआशरा भुगतता है बेचारा। अगर वो बच भी जाते हैं हेड इंजरी वाले पेशेंट, मेरा ख्याल तो मैंने भी कुछ जो केसेस देखे हैं रिहेबिलिटेशन के हवाले से, तो मोस्टली जो है ना माजूरी की तरफ भी उनमें से चले जाते हैं और वो अपने जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स भी करने के काबिल नहीं होते। वो भी एक मतलब एक तरह का माँ बाप के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, एक उनको कहना नहीं चाहिए लेकिन एक बोझ ही होते हैं। बिल्कुल बोझ होते हैं। ख़ास तौर पे जो वन व्हीलिंग करते हैं। जी, वन व्हीलिंग का जो आपने पॉइंट डॉक्टर साहब अभी ये हाईलाइट किया, मैं तो बल्कि इसमें ये कहूँगा कई दफ़ा कई जो है रोड्स पे जाते हुए और शाहराहों पे जाते हुए मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि बेटा अब ये जो है ये वन व्हीलिंग हो रही है और दुआ करो कि ये खैर खैरियत से सही सलामत जो है अपने घर पहुँच जाए। और वो बात जो है होती थोड़ी देर के लिए थी। कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स।
वो थ्रिलिंग तो है, बिल्कुल। वो एडवेंचर है और उससे जो है ना बड़ा एक जज्बा पैदा हो रहा होता है, लेकिन वो इस एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ और अपनी सेहत के साथ खेल रहे हो। तो वन व्हीलिंग जो है इसके ऊपर कानून बने हुए भी हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि हमारे मुआशरे में और चीज़ों पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को वाकई करार, वाकई सज़ाएं दी जाएं तो उसके बाद जो है इससे बचा जा सकता है। लेकिन वन व्हीलिंग इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड और इसको ख़त्म करना चाहिए, इससे बहुत बहुत अमवात होती हैं। ठीक है, अभी तक कुछ हुआ है इसके ऊपर? कुछ गवर्नमेंट ने या हमारी हुकूमतों ने कुछ सख्ती की है इसके ऊपर? क्योंकि मैंने कभी नोट नहीं किया इस चीज़ को। अभी भी मतलब हम यहाँ से भी सियालकोट से भी जाते हैं, मैंने इस्लामाबाद में भी देखा, पिंडी में भी, फैसलाबाद में भी, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, वन व्हीलिंग हर जगह बच्चे कर रहे होते हैं। और वन व्हीलिंग, एक तो वन व्हीलिंग, दूसरा मोटरसाइकिल लेट के चला रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और ये वन व्हीलिंग जो है ना वो ना सिर्फ ये कि करते हैं बल्कि वो पुलिस के सामने हो रही होती है और बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक वाली जगह पे हो रही होती है। यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर कोई गलती हो जाए तो वो उसका खमियाजा उसी वक्त जो है भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पे अब क्या कानून बने, ये तो फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम करें जिसमें आप कानून बनाने वालों को और उनको इम्प्लीमेंट करने वालों को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि इस पे क्या हो रहा है। लेकिन इस पे होना चाहिए। हम तो जो देख रहे हैं, जो एक्सीडेंट आ रहे हैं हमारे पास, और जिससे मैं उस दिन पढ़ रहा था कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में पर ईयर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में होती हैं। अब वो 7 से 8 सारे नौजवान हैं जी, यानी उन्हें अब वो ऐसा नहीं होगा कि 7-8 हज़ार वो जो लोग हैं वो अकेले ही मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, उनके साथ वाले उनकी फैमिलीज भी होती होंगी। और उनकी फैमिलीज में से जो बच गया होगा तो मोस्टली ऐसे भी होंगे जिनके 6-6 महीने बिस्तर पे गुजरे होंगे मोस्टली। उसके बाद ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनकी सारी उम्र बिस्तर पे ही जो है ना वो गुजरी होगी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, हेड इंजरी वाले। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को, जो हमारे ख़ास तौर पे नौजवान लड़के हैं, हमारे भाई हैं, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जब खेल रहे होते हैं ना, ये घिनौना खेल, ये वन व्हीलिंग वाला, तो आप ना सिर्फ ये खेल खेल रहे होते हैं बल्कि अपने माँ बाप के जज्बात के साथ भी खेल रहे होते हैं, उनके एहसासात और उनके ख्वाबों के साथ भी आप लोग खेल रहे होते हैं। क्योंकि आप जब जवान हो रहे होते हैं, आपके माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। तो आप उन सब को जो है ना, आप किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। तो इस चीज़ का ख्याल करें और ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या है जो जानलेवा हो। तो सर हमने आज इस पे बात की, बाइक्स के पे ख़ास तौर पे हमने फोकस किया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स पे। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं और टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है और मुआशरे को संवारने के लिए जो पूरा ट्रायड होता है वो यही होता है कि वालिदैन, टीचर्स और बच्चे, स्टूडेंट्स तो वही हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है और उनको आफ्टर इफ़ेक्ट्स पता नहीं है कि अगर मेरा ये एक्सीडेंट होता है तो इसका सिक्वेली क्या होगा, इसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसका अंजाम क्या होगा, इसका मेरे घर वालों पे क्या असर पड़ेगा, मेरी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में वालिदैन की तो जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है और उसमें यही है कि आजकल जो हम वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं दे रहे, कुछ सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, तो उसमें वालिदैन जो है बच्चों को साथ बिठाएं, उनको वक्त दें और उनकी किरदार साजी करें। उनकी किरदार साजी में बाकी भी और चीज़ें बहुत सारी शामिल हैं और साथ ये सिविक सेंस देना कि क्या क्या जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने में आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक में आपको कैसे चलना चाहिए और हादसात क्यों होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये सिखाना। और फिर लाइसेंस के बगैर जो है वो उनको मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना देना, ये भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो ये तो वालिदैन का मैं समझता हूँ कि रोल है। असातिज़ा का जो रोल है वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि शहरियत एक सब्जेक्ट था, सिविक्स हमारा एक सब्जेक्ट था, उसको एज सब्जेक्ट जो है वो दोबारा ऐड करना चाहिए और अगर सब्जेक्ट ऐड नहीं होता तो असातिज़ा कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसकी अवेयरनेस, इसकी आगाही जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह इस किस्म की होनी चाहिए जी, जो असातिज़ा जो है ना कंडक्ट कराएं, कॉलेज वाले कंडक्ट कराएं, बिल्कुल, तो ताकि बच्चों को जो है ना उनके बारे में आइडिया हो सके कि हमारे साथ क्या हो सकता है अगर हम ये खेल खेलते हैं। बिल्कुल। इस तरह डॉक्टर
साहब एक और चीज़ है कि अभी हमारे माशाल्लाह इतने चैनल्स होते हैं और इतने हमारा सोशल मीडिया भी है और टीवी चैनल्स भी हैं, तो इनमें भी जो हमारे टॉपिक जितने भी डिस्कस होते हैं उनमें ये सब्जेक्ट भी होने चाहिए कि आप ये एक अवेयरनेस जो है, सिविक अवेयरनेस और माशरती जो अवेयरनेस है, आगाही, ये भी देनी चाहिए जी। बजाय इसके कि हम ऐसे टॉपिक जो सिर्फ सियासत से ही रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस करें, लेकिन उसके अलावा ये जो अवेयरनेस है इसमें मीडिया का और सोशल मीडिया का भी बहुत रोल है मेरा ख्याल। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप सर तशरीफ़ लाए और ये ऑनर हमें दिया। बस आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि सुंदर्स फाउंडेशन आके आपको कैसा फील हुआ, आपने विज़िट भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा मेरे से जज्बाती सवाल पूछ लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब तक मैं नहीं आया था मुझे इतना आइडिया नहीं था। सुनते ज़रूर थे और हम लोग ख़ुद भी ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन दोबारा फिर मैं एक शेर की सूरत में एक चीज़ बयान करूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। कि आतिश हुस्न भी थी ताबिश दुनिया भी मगर, आतिश हुस्न भी थी ताबिश दुनिया भी मगर, शोला जिसने मुझे फूंका मेरे अंदर से उठा। वाह। ये जो अंदर से शोला उठता है ना, ये सारी दुनिया को जगमगा देता है। तो ये आतिश हुस्न और ताबिश दुनिया ये बाहर की चीज़ें हैं, तो बाहर से आप जितनी भी मोटिवेशन करते रहें उसका वो असर नहीं होता जो अंदर से बात निकलती है। बिल्कुल। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये जो मैंने आज यहाँ सेटअप देखा और ये जो आपने विज़िट कराया, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, भाई जाहिर साहब का, आपका, लेडी डॉक्टर साहिबा का, जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सारा स्टाफ है, इन सब का वही अंदर वाला जज्बा है जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कि ये बच्चा है और इसको अल्लाह ताला ने एक तकलीफ़ अगर दे दी है तो हम इसकी हेल्प करें। तो यू आर हेल्पिंग द नेचर, यू आर हेल्पिंग द पुअर। आप उसमें आगाही भी दे रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं और सारा कुछ जो है वो मुफ्त कर रहे हैं जी। बल्कि ये जो मुझे अभी जाहिद भाई ने बताया कि हम तो उनको जो है ना वापसी पे ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे भी देते हैं कि आपके किराए के पास पैसे नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खिदमत है और अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाए। थैंक यू। क्लिनिकल टॉक हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं जो भी गेस्ट आता है अपनी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाने देता उनको तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा ये आम लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाने का एक ज़रिया है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो डॉक्टर साहब वही जो कुरान की आयत है जिसका मफहूम आपने भी उसको बयान किया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अगर हम ये प्रोग्राम आगाही दे के और किसी की जान को बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खिदमत है। जैसे आज हमने बात की, अब मैं ना आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ ना अपनी कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम की जो बात है उसमें ये है कि आगाही अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अगर कोई ये सबक सीख लेता है वालिदैन में से, टीचर्स में से, मुआशरे के लोगों में से, सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों में से कि हमें ये आगाही भी देनी चाहिए, तो अगर इससे किसी की जान बच सकती है तो मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो अगर हम एक कतरा भी डाल देंगे तो मेरा ख्याल में हमारे एक कंट्रीब्यूशन। हमारे प्रोग्राम का सर वक्त ख़त्म हो जाता है, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। तो नाजरीन अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है और सर ने शेरों की फॉर्म में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और एक सोशल मैसेजेस भी हमें दिए। तो आप लोगों ने भी जो यंग लोग हैं इस पे अमल करना है, हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलानी, वन व्हीलिंग नहीं करनी और 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बाइक वगैरह नहीं देनी। कि ये 60 से 70% जो एक्सीडेंट्स हैं या हादसात हैं उनकी मेन जो रीज़न है वो मोटरसाइकिल है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।